तो इस वक्त पर हमारे साथ चर्चा के लिए एक बड़ा पैनल मौजूद है। मेरे सहयोगी भी जुड़ेंगे, सोमू आनंद और पवन अटारिया होंगे अजमेर से, सोमू जयपुर से और सुनील कौशिक सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। प्रोफेसर वी उपाध्याय और अश्विनी राणा मेरे साथ स्टूडियो में है। पहले रुख सोमू का करेंगे। सोमू, एक लंबा बजट भाषण पढ़ा वित्त मंत्री ने, पहला बजट था भजनलाल सरकार का और वित्त मंत्री खुद दिया कुमारी के लिए भी पहला अनुभव। क्या कुछ सामने आया? हालांकि विपक्ष से खींचतान भी देखने को मिली बजट भाषण के दौरान, लेकिन उसके बाद निरंतर एक लंबा बजट भाषण उन्होंने पढ़ा। बड़ा फुल ऑफ अनाउंसमेंट ये बजट रहा, कहने को अंतरिम बजट और वोट ऑन अकाउंट था, लेखानुदान 3 महीनों के लिए, लेकिन घोषणाओं का उन्होंने अंबार लगा दिया हर वर्ग के लिए। जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में अपने संकल्प पत्र में जो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें शामिल की थी उस पर आगे बढ़ते हुए आज का यह बजट हमें देखने को मिला है। बजट के दौरान पक्ष विपक्ष में तनातनी जरूर देखने को मिली, दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, और लेकिन ये चीज़ हमने देखी कि जो बजट है वो हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ लेकर आया है। अगर हम युवाओं की बात करें तो 70,000 नई सरकारी नौकरियों के साथ साथ, जो कि बहुत लंबे वक्त से मांग हो रही थी, आरपीएससी समेत जो अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड है उसका कैलेंडर जारी करने की, उसकी भी घोषणा की गई कि वो कैलेंडर जारी किया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण घोषणा थी। उसके साथ ही अलग अलग जगहों पर जो काउंसलिंग सेंटर्स बनाने की घोषणा की गई है, ये बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है। पुलिस को मॉडर्नाइज करने के लिए एआई और मशीन लर्निंग के सहारे और ज़्यादा चीज़ें उपलब्ध कराने के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो हम देख रहे हैं कि और खासतौर पे महिलाओं को लेकर के क्योंकि जो प्रसव के दौरान जो राशि पहले दी जाती थी उसे भी बढ़ा करके 6,000 रुपए किया गया है। तो हर वर्ग के लिए, महिलाओं को साधने के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, सबके लिए बजट में कुछ न कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं और महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। सोमू, कुछ अगर आपके आसपास लोग मौजूद हैं, खासतौर पर युवा हैं, तो जानना चाहेंगे कैसा उन्हें बजट लगा। अब तो भर्तियां 70,000 निकली हैं, आरपीएससी पेपर लीक को लेकर भी उन्होंने कहा, और खासतौर पर स्किल ट्रेनिंग को लेकर के भी उन्होंने बातें कही हैं। कुछ लोग अगर आपके साथ मौजूद हो, युवा खासतौर पर, उनसे बात कीजिए तो। देखिए मनीष, मैं इस वक्त विधानसभा के बाहर हूं और हम युवाओं से भी बात करेंगे और एनडीटीवी के माध्यम से हम लगातार युवाओं से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं वो उठाते रहे, चाहे वो आरपीएससी में मेंस की परीक्षा को लेकर के मामला हो या फिर ऑनलाइन मामले, पेपर लीक से जुड़े हुए मामले हैं, तो हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन मैं फिलहाल विधानसभा के बाहर हूँ और यहाँ से ही आपको अपडेट दे रहा हूँ। ठीक है, ओके। आप विधानसभा के बाहर मौजूद हैं, रुक करेंगे दोबारा से आपका। कोशिश कीजिएगा अगर कोई नेता और नेता प्रतिपक्ष अगर बजट पर बोलने के लिए हो तो। हमारे साथ पवन अटारिया, उनके साथ कुछ लोग दिखाई पड़ रहे हैं स्क्रीन पर। पवन, बजट पेश हुआ है, क्या कुछ कहना है स्थानीय लोगों का, आपके आसपास जो लोग मौजूद है बजट को लेकर? जी बिल्कुल राहुल, देखिए बजट जैसे ही यहाँ पर पढ़ा गया है उसके बाद जो युवा हैं उनके चेहरे पर काफी खुशी नजर आ रही है, क्योंकि 70,000 नौकरियों की अगर इस बजट में बात की गई है और यहाँ पर जो युवा हैं उनसे हम एक बार बात कर लेते हैं। 70,000 नौकरियों की बात की गई है इस बजट में, कैसे देखते हैं? और आरपीएससी में जो लगातार पेपर लास्ट सरकार में हुए उनको देखते हुए क्या कहना है आप लोग? देखो, ये बजट जो हुआ है अभी पास, इसके लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि जैसे पिछली बार भी जो पेपर लीक हुए थे उसी चीज को लेके इस बार का देखते होते नहीं होते। जब तक बीजेपी सरकार रही है तो हमको लगता है शायद नहीं होंगे, उस हिसाब से सही चलेगा। और बताओ। 70,000 नौकरियों की बात करें। हाँ, तो 70,000 तो पूरा तो नहीं हो पाएगा, उससे कम 70%, मतलब 20%, 30% होगा। और भी हमारे साथ में युवा जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे बजट पास? अभी बजट हुआ है पास और होता रहेगा ऐसे ही। बाकी तो मतलब 30-40% लगता है कि मतलब सरकार करेगी कुछ नौकरी कुछ करेगी जुगाड़। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए जैसे कि पूरी 70,000 नौकरियों की बात की है तो यहाँ पर युवाओं का कहना है पूरा तो नहीं होगा मगर कुछ प्रतिशत तक नौकरियां यहाँ पर आने, जो सरकार है वो यहाँ पर भर्तियां निकालेगी और रोजगार देगी। यहाँ पर और भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए, कैसा देखते हैं बजट? आज बजट पास हो गया, आज बजट पास हो गया तो सरकार को कहीं, मैं तो आवे को थोड़ा बहुत आता है जो बता दूं, 70,000 नौकरियों की बात करी तो वो दिलाएगी सरकार। पिछले वाली सरकार से तो अभी सरकार ठीक है, और तो क्या बताए आप। यहाँ पर बताया गया है कि पिछली सरकार से ये सरकार बेहतर है, युवाओं को रोजगार देने की यहाँ पर बात की गई। जी राहुल, बिल्कुल। हमारे साथ इस वक्त पर ललिता मेहरवाल भी मौजूद हैं कांग्रेस से, और सुनील कौशिक भी हैं। पहले ललिता जी, आप ही का रुख करना चाहेंगे।
किस तरह का लगा बजट आपको? एक इंक्लूसिव बजट पेश करने की कोशिश की, जैसा वित्त मंत्री ने कहा हर एक वर्ग के लिए कुछ ना कुछ इसमें है। और आपकी जो सरकार थी, जो घोषणाएं इस सरकार में भी की गई हैं। खुश तो आप भी होंगे कि हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ उन्होंने रखा है। देखिए, जो बजट है वो निसंदेह चुनावी बजट है, लोक लुभावना बजट है। इसमें होना कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब से सरकार आई है ये रोजगार 70,000 युवाओं को रोजगार देने की बात करती है। हाँ। 70,000 60,000 युवाओं को उन्होंने आते ही बेरोजगार किया है, जिसमें राजीव गांधी युवा मित्र और महात्मा गांधी दर्शन के जो विभाग के जो बच्चे हैं उनको बेरोजगार किया है इन्होंने। तो रोजगार देने की बात तो बहुत दूर की बात है। और हमारे जो बार बार ये लोग ये बोल रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो ये डबल इंजन की सरकार तो मुझे कम लग रही है। मुझे दो पार्टों की सरकार जरूर लग रही है, जिसके अंदर राजस्थान की जनता, राजस्थान का युवा, राजस्थान का किसान या राजस्थान की महिलाएं जरूर पिसती हुई नजर आ रही है, जनता जरूर पिसती हुई नजर आ रही है। डबल इंजन की सरकार तो मुझे कहीं इस तरह का कम से कम लगे तो सही कि 2 या 3 महीने के अंदर आप आए, आपने क्या किया? महिलाओं के प्रति इतना ज्यादा अपराध बढ़े हैं। इसके अलावा युवा जो आज नग्न अवस्था में प्रदर्शन कर रहे हैं, इतनी असंवेदनशील सरकार है जिसमें 60,000 बच्चों को उन्होंने आते ही बेरोजगार किया, तो कहां से 70,000 जो है नौकरी देने की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि ये पेट्रोल डीजल कह रहे थे कि हम जैसे ही चुनाव जीत कर आएंगे पेट्रोल डीजल सस्ता कर देंगे, तो मुझे तो नहीं लगता कि आज तक इन्होंने अपना वादा पूरा किया है। और अभी जो इनका जो हर वर्ग को देने की जो बात है वो केवल लोक लुभावनी है। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, केवल इसलिए केवल झूठे वादे किए जा रहे हैं। बाकी पहले भी इनके द्वारा जो वादे किए गए हैं वो सब झूठे वादे हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी इस तरह के कोई अपने जो घोषणाएं उनके प्रति अमल नहीं किया। नहीं ललिता जी, मैं जानना इसलिए आपसे चाह रहा था क्योंकि आपकी सरकार तो कहना ये चाहती थी कि भाई हम सामाजिक कल्याण की बात करते हैं, सामाजिक सुरक्षा की बात करते हैं। आपने रोडवेज में किराए की छूट दी थी, इस सरकार ने तो 50% उस छूट को बढ़ाकर कर दिया है। 70,000 भर्ती की बात है, लाडो प्रोत्साहन योजना है, 1 लाख का सेविंग बॉन्ड है, जयपुर में मेट्रो का विस्तार किया गया है, किसान क्रेडिट कार्ड की बात की गई जिसमें 1 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। अब अनाउंसमेंट तो सारे हैं जिस तरह से आप करते थे। आप बने रहेगा हमारे साथ इस वक्त पर। हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं, हमारे रेजिडेंट एडिटर हर्षा भी मौजूद हैं जयपुर से, और वीरेंद्र भी हैं। पहले हर्षा का रुख करना चाहेंगे। हर्षा जी, अब जिस तरह से एक लंबा बजट भाषण रहा, पहला बजट था, वित्त मंत्री का फर्स्ट एक्सपीरियंस, हालांकि बीच में थोड़ा सा रोका टोकी हुई, लेकिन उसके बाद जो फ्लो पकड़ा, उसके बाद उन्होंने तमाम उस तरह के अनाउंसमेंट भी किए जो हर एक वर्ग को साधने के लिए, ना सिर्फ बजट को ध्यान में रखा, इकोनॉमिक रिवाइवल की बात की, बल्कि लोकसभा चुनाव को भी ध्यान में उन्होंने रखा है। जी देखिए, बिल्कुल जो बजट भाषण था शुरू में काफ़ी राजनीतिक टिप्पणियां उसमें हो रही थी, जिसको लेकर फिर ऑपोजिशन ने ऑब्जेक्शन किया था। और उसके बाद में जो दिया कुमारी जी हैं उन्होंने कहा कि मैं अब वर्बैटम बजट पढ़ती हूँ, लेकिन क्योंकि ये वोट ऑन अकाउंट्स है और ये जुलाई तक मान्य है, तो हमने कोई बहुत बड़ी घोषणाएं नहीं देखी है। आपने जो बात करी वो इम्पोर्टेंट है कि किसान क्रेडिट कार्ड के तर्ज पर जो गोपालन जो पशुपालन से जुड़े लोग हैं उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने एक गोपाल क्रेडिट कार्ड का अनाउंसमेंट किया है, यानी कि जो लोग पशुपालन से जुड़े हुए हैं उनको ये क्रेडिट कार्ड में उनको लोन्स मिलेंगे। ऑफ कोर्स जो सेंटर की स्कीमें हैं उनको प्राथमिकता देते हुए उनको जोड़ा गया है। तो जो सेंटर की स्कीमें हैं उसमें आप देख सकते हैं कि जो उसमें ज़्यादातर जैसे लाडली बहन योजना है या लाडो प्रोत्साहन योजना है, या जो पहले चिरंजीवी योजना थी, अशोक गहलोत की एकदम महत्वाकांक्षी योजना थी, उसको जोड़कर फिर उसमें उन्होंने चिरंजीवी योजना को आयुष्मान से जोड़ दिया है एक तरह से। तो सेंट्रल स्कीम के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ चलने की उनकी मंशा साफ दिखाई दे रही है। जी अब 2 बड़े अनाउंसमेंट लगे हर्षा, इसमें एक तरह से मेजर घोषणाएं जरूर नहीं इन्होंने अनाउंस की है, लेकिन 2 घोषणाएं खासतौर पर टैक्स की बात है। जो लैंड टैक्स खत्म किया गया है और एक मंडी टैक्स खत्म किया है। मंडी टैक्स खत्म करने से निश्चित रूप से गुड़, चीनी जैसी जरूरी कमोडिटी है उन पर एक तरह से फर्क पड़ेगा, वो सस्ते हो सकते हैं। दूसरा, लैंड टैक्स खत्म करने को ये एक बड़ा मेजर अनाउंसमेंट इस बजट में फिलहाल लगा। जी इसमें, जी बिल्कुल, और इसमें क्या है कि अगर आप टैक्स खत्म कर रहे हैं तो दूसरी ओर जो है उन्होंने कुछ ये नहीं बताया कि जो कर्ज दुगना हो गया है, जो 5,79,000
4,781 करोड़ जो है लोन्स का दुगना हो गया है जी। उसका रोड मैप नहीं आया है कि भाई उसको किस तरह से लोन्स को रीपे करेंगे। ऑब्वियसली टैक्स एग्रीगेशन से ये नहीं होते हैं ये इस टाइप की रिपेमेंट्स, ये तो उनको लगता है कि या तो सेंटर से कोई बेल आउट पैकेज मिलेगा। मेरे साथ हरीश जी भी हैं। हरीश जी एक मिनट जरा आए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री रह चुके हैं। हरीश जी, जो बजट है उसमें जैसे जो आपकी सरकार में जो लोन्स कर्ज जो बढ़ा है 5 जो दुगना हो गया है, लेकिन क्या आपको लगा, मेरे को ये लगा कि इसमें रोड मैप नहीं दिया है कि इसका बेल आउट पैकेज कैसे करेंगे, लोन कैसे रीपे करेंगे। कोविड के वक्त जब आर्थिक संकट था पूरे देश के अंदर और केंद्र सरकार ने आर्थिक मदद स्टेट को करने के जगह उन्होंने खुद ने ये बात करी कि लोन के माध्यम से जो आर्थिक दबाव राज्य सरकारों पर था वो लोन के माध्यम से ही वो अपनी आर्थिक व्यवस्था आर्थिक प्रबंधन करे। तो कोई शौक से राजस्थान सरकार ने नहीं किया, मजबूरन उस कोविड के वक्त के दरमियान जब आर्थिक स्थिति ऐसी बनी। कोई भी रोड मैप नहीं है। इन्होंने ये बात करा तो फिस्कल लोन्स का रिपेमेंट कैसे होता है? क्या ये सेंटर से बेल आउट पैकेज आता है, किस तरह से होता है? नहीं, अलग अलग सेक्टर में है। सेंट्रल ने एनर्जी सेक्टर के अंदर एक बेल आउट पैकेज जरूर पिछले 5 सालों के अंदर दिया। ये रोड मैप कैसे होगा? कल ही मुख्यमंत्री जी ने ये बात करी कि 90% केंद्र सरकार का, 10% राज्य सरकार का होना चाहिए जेजे में। लगातार 5 वर्षों से ये बात करता आ रहा हूँ कि रेगिस्तानी इलाके के लिए आज तक जेजेएम से पहले जो कोई भी स्कीम थी वो 50% की जगह 90-10% थी। जब विपक्ष में थे तो इस बात को इन्होंने नजरअंदाज किया। ये पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है, ये राजस्थान की बात है। हम लोगों के राजस्थान के लिए एकजुट होकर हम लोग आए। ये जो फिस्कल डेफिसिट के बारे में बात करें, क्या ये फिस्कल डेफिसिट घटाएंगे? ये राजस्थान को ये आज इस लेखा अनुदान के माध्यम से इनको ये बात करनी चाहिए कि ये फिस्कल डेफिसिट है और हम फिस्कल डेफिसिट घटाएंगे। जो लोन प्रति व्यक्ति लोन के संदर्भ में आज इन्होंने बोला कि 70,000 रुपए लोन है, क्या ये 70,000 लोन को घटाएंगे? अगर घटाएंगे तो आज इनकी बोली भी बात के ऊपर हम राजस्थान वाले सब लोगों को गंभीरता लेना चाहिए, नहीं तो कथनी और करनी के अंदर अंतर रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हरीश चौधरी जो गहलोत गवर्नमेंट में मिनिस्टर रह चुके थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से कोविड की वजह से लोन्स लेने पड़े थे गहलोत सरकार को, लेकिन इसका जो बेल आउट पैकेज है उसमें उन्होंने कहा था कि उम्मीद है कि सेंटर से बेल आउट पैकेज मिलेगा। लोन लेना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जो फिस्कल डेफिसिट है उसको कैसे घटाया जाए, बिल्कुल उसके बिल्कुल लिए कोई रोड मैप नहीं है। लेकिन साफ है कि ये जो है ये वोट ऑन अकाउंट ही है, लेखा अनुदान है, तो हो सकता है जुलाई में इसमें और घोषणा हो। जी नहीं, निश्चित रूप से वोट ऑन अकाउंट जरूर था, लेकिन जो घोषणाएं उन्होंने की है उस पर ये सवाल जरूर खड़ा होता है कि पैसा वो कहां से लेकर आएंगी, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट जो करीब करीब जीएसडीपी का 38% के आसपास है और वही कांग्रेस सरकार में भी था। हालांकि कहा यह गया है कि राजस्थान इकोनॉमिकल रिवाइवल टास्क फोर्स अब बनेगा, वो गाइड करेगा। हरिशंकर गुप्ता बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। हरिशंकर जी, स्वागत है एनडीटीवी पर बात करने के लिए। उस वक्त शायद वो हमारे सहयोगी से बात कर रहे हैं, वीरेंद्र से। का इलाज कराया जाएगा, एक व्यक्ति बता दे किसी 25 लाख का किसी का इलाज कराया हो, तो इस प्रकार की खोखली घोषणाएं करना भारतीय जनता पार्टी की आदत नहीं है। और बड़ा ठोस और आधारित हमारा ये बजट है और जितनी घोषणा हुई है वो धरातल पर आपको बहुत जल्दी नजर आने लग जाएंगी। जी, एक सवाल ये है कि पेट्रोल और डीजल को लेके आम जनता को राहत देने की बात, देखिए सरकार के द्वारा ये सरकार को अभी 1-1.5 माह हुआ है और धीरे धीरे सारी चीजें व्यवस्थित होती जा रही है। आप भी जानते हैं, पूरा राजस्थान जानता है किस स्थिति में लाखों करोड़ों रुपए के घाटे के उपरांत सरकार ने कार्यकाज को संभाला है। तो धीरे धीरे पटरी पे लाते हुए उनके सारे जो उन्होंने भ्रष्टाचार और जो घाटे राजस्थान को दिए हैं उन सबसे उबरना है और साथ ही साथ राजस्थान को विकास की नई डगर पर चलना है। तो निश्चित रूप से आने वाला समय बहुत सुनहरा समय होगा। एक सवाल और वित्त को लेके, क्योंकि पिछली सरकार ने कई ऐसी योजनाएं लागू की थी जिसकी वजह से जो राजस्थान का जो वित्त बाहर है वो काफी बढ़ गया था, उसको लेके आपकी सरकार की क्या कुछ रणनीति रही? देखिए, हमारी डबल इंजन की सरकार है और हमें पूर्ण विश्वास है कि जब हम
देश को विश्व के गौरवशाली स्थान पर ले जा सकते हैं। तो जहां माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद और हमारे बहुत यशस्वी और सक्रिय मुख्यमंत्री जी, निश्चित रूप से राजस्थान घाटे से भी उभरेगा और राजस्थान विकास की नई डगर पर चलेगा। बिल्कुल। देखिए मनीष, आपको बताना चाहूँगा कि ये संदीप शर्मा थे जिनका साफ तौर पे कहना है कि राजस्थान के अंदर केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है, यानी डबल इंजन की सरकार है। और पिछली सरकार के जो वित्त नियमों के अंदर अनियमितताएं पाई गई थी उनसे निपटने के लिए सरकार कटिबद्ध है और सरकार के द्वारा केंद्र सरकार के सहयोग से वो अपना जो राजस्थान के अंदर जो वित्तीय संकट है उसको दूर करने की कोशिश करेगी। ठीक है वीरेंद्र, बने रहेगा। हरिशंकर गुप्ता का इस वक्त रुख कर लेते हैं। बीजेपी के नेता हमारे साथ मौजूद है। गुप्ता जी, स्वागत है एनडीटीवी पर समय निकालने के लिए। बड़ा सवाल यह है कि बजट शुरुआत में ही जिस तरह से वित्त मंत्री ने कहा, और आप बीजेपी भी चुनाव प्रचार के दौरान कहती रही कि राजस्थान को कर्ज में डुबो दिया गया है, दूसरा प्रदेश है सबसे ज्यादा कर्ज वाला। अभी फिस्कल डेफिसिट भी देखे तो करीब करीब 5,80,000 करोड़ के आसपास फिस्कल डेफिसिट है, जो जीएसडीपी का करीब करीब 38% बनता है। मतलब एक तरह से कहे कि 40% जीडीपी तो कर्जे की है। और जो पर कैपिटा कर्ज है, पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ी है, राजस्थान में पर कैपिटा कर्जा जरूर बढ़ा है, उसमें अव्वल हो गए हम। अब सवाल अब ये कि सोशल सेक्टर स्पेंडिंग जो की गई थी गहलोत सरकार में, उसके चलते बड़ा लोन और डेट लाइबिलिटीज बढ़ी थी। आपसे उम्मीद ये थी, आप कह भी रहे थे कि हम आर्थिक जो सेहत है उसको दुरुस्त करेंगे, लेकिन घोषणाएं तो आपने लेखानुदान मांगों में भी तमाम कर दी है सोशल सेक्टर की। फिस्कल डेफिसिट वही है। अब सवाल ये है कि कर्जा इतना है, कमाई कहां से करेंगे आप, पैसा कहां से लाएंगे इसको चुकाने के लिए? सर, पहले तो मैं माननीय वित्त मंत्री महोदया जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास और आज नया वर्ड जो लिया सबका कल्याण के हिसाब से महिला, युवा, दलित, वंचित वर्ग के और युवाओं के हिसाब से एक समेकित और समावेशी बजट पेश किया है। तो इसके लिए माननीय वित्त मंत्री महोदया जी का काफी बहुत तहे दिल से धन्यवाद है। बाकी रही बात लोन की, तो उसके लिए हमने राजस्थान इकोनॉमिक सर्वाइवल रिवाइवल टास्क फोर्स का गठन किया है। वो हमें रिपोर्ट देगी कि किस हिसाब से इनका अपन रीपेमेंट करना, आगे किस हिसाब से उद्योग धंधों के विकास के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो पूर्ण बजट में इसकी आपको पूरी कार्य योजना मिलेगी। वो कार्य योजना बजट में दी जाती है। आपने जो घोषणाएं की है, लैंड टैक्स खत्म कर दिया है, मंडी टैक्स खत्म कर दिया है, टैक्स एमनेस्टी आपने दी है, और बाकी योजनाओं के लिए बड़ा अनाउंसमेंट किया है। 30% किराया छूट मिलती थी बुजुर्गों का, 50% मिला करेगी रोडवेज में। अब आप पीजी से यूजी से पीजी फ्री पढ़ाएंगे। ये तमाम वो योजनाएं जिन पर आप सवाल खड़े करते थे। बजट में बड़ा जो सवाल उठ रहा है वो यही है कि वही योजनाएं हैं, वही स्कीम्स हैं जिनको आप खोखली घोषणाएं बताते थे और सिर्फ चुनावी घोषणाएं बताते थे। अब वही सवाल आप पर उठ सकता है कि लोकसभा चुनाव के लिए आपने जिस तरह से कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी कि उसके मद्देनजर ये किया गया है, अब आप कह रहे हैं कि टास्क फोर्स अलग से बनेगी, वो कार्य योजना बताएगी। इकोनॉमिक रिवाइवल तो बजट में पेश होना चाहिए था कि किस तरह से आप ज्यादा कमाई करने जा रहे हैं, क्या इनकम सोर्स जनरेट करेंगे बजट के लिए। एक बड़ी हेल्थ बताने के लिए, आर्थिक स्वास्थ्य को बताने के लिए या आर्थिक दृष्टिकोण को बताने के लिए बजट से बेहतर तो कोई मंच हो नहीं सकता वित्त मंत्री के लिए। सर, पहले तो बताना चाहूंगा कि ये लोकसभा के चुनाव के से हिसाब से नहीं, क्योंकि पिछले दोनों चुनाव में हमारी 25-25 सीटें आई हुई है। तो ये ऐसा तो है नहीं कि इस बार कुछ हमें अतिरिक्त सीटें लेनी होगी। 25 की 25 सीटें अभी भी आने वाली है। पहली बात तो ये हो गई। सेकंड थिंग ये रही कि जो कांग्रेस जो घोषणाएं करती थी वो केवल भ्रष्टाचार के हिसाब से करती थी कि कहीं ना कहीं उनको रास्ता मिल जाए पैसा बाहर निकालने का। विकास योजनाओं में कम पैसा लगता था, बाकी उनके जेबों में ज्यादा था। 125 करोड़ रुपए की टी शर्टें खरीद ली उन्होंने राजीव गांधी ओलंपिक खेलों में। अब आप बताइए कितनी राजस्थान में बांट दी वो टी शर्टें। ठीक है, इसलिए मैं कहना चाहूंगा जो बीजेपी जो कहती है वो करती है हमेशा, और जितना बजट का आवंटन किया है वो पूरा सभी योजनाओं में लगेगा। और राजस्थान के 5 साल में राजस्थान को बिल्कुल पिछड़े राज्यों की श्रेणी में डाल दिया कांग्रेस ने। तो हम इसको विकसित वो जो आपके जरूरी है जिससे वंचित वर्ग का, किसानों का, महिलाओं का विकास हो सके। गुप्ता जी, आपने कहा कि बीजेपी जो सब्सिडी देंगे या उनको सहायता प्रदान करेंगे तब उनका विकास होगा, तो ऑटोमेटिक राजस्थान विकसित राज्य की श्रेणी में आएगा। गुप्ता जी, आपने कहा कि बीजेपी जो कहती है वो करती है। अभी कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन और एक दूसरे एनालिस्ट भी कह रहे थे
हमारे साथ स्टूडियो में प्रोफेसर उपाध्याय थे, कह रहे थे कि आपने चुनाव में कहा था कि बड़ा वैट बहुत ज्यादा है राजस्थान में, इसलिए तेल महंगा है। सबसे ज्यादा राजस्थान को उम्मीद उस पर कोई घोषणा करने की थी कि आप वैट कम करेंगे ताकि प्रदेश भर में लोगों को सस्ता तेल मिले और कमोडिटीज के दाम कम हो। लौटेंगे आपके पास, सुनील कौशिक भी हमारे साथ मौजूद हैं। कौशिक साहब, बजट एक तरह से, जिस तरह से शुरू से हम कह रहे हैं लगातार पहला बजट और अब एक तरह से नई शुरुआत है इस भजनलाल सरकार के लिए। खुद पहली बार मुख्यमंत्री बने, वित्त मंत्री दिया कुमारी का पहला अपने आप में बजट था। शुरुआत में राजनीतिक टसल जरूर देखने को मिली विधानसभा में, लेकिन उसके बाद एक जो खाका उन्होंने पेश किया, क्या असेसमेंट है आपका इस बजट को लेकर? एक लंबा बजट भाषण उन्होंने पढ़ा, क्या लगता है आपको ये सिर्फ एक वोट ऑन अकाउंट से ज्यादा एक तरह से कहीं कि लग तो ही रहा था जो बजट पढ़ रही थी कि फुल बजट जैसे ही है? देखिए, अंतरिम बजट है और अंतरिम बजट की आप समीक्षा करेंगे तो निश्चित तौर से 2024 के लोकसभा चुनाव की झलक देखने को इसमें मिलेगी। देखो, राजस्व घाटे कैसे निपटा जाए, ये अच्छी सरकार का एक सीधा सीधा संदेश होता है। लेकिन इसमें चाहे आप लैंड या मंडी टैक्स की जब आप टैक्स खत्म कर रहे हैं तो निश्चित तौर से आप वहां राजस्थान को ले जाना चाह रहे हैं जहां कर्नाटक पहुंच गया है। जब नवंबर दिसंबर में आरबीआई ने एक रिपोर्ट जारी की तब 5,37,000 करोड़ में जो राजस्थान डूबा हो। और कौशिक साहब, मैं दोबारा लौटूंगा आपके पास, दोबारा आऊंगा। इस वक्त काफी बार मतलब हंगामा करते हुए नजर आए। देखिए, विपक्ष अचंभित था, इतना बढ़िया ऐतिहासिक बजट किस रूप में प्रदेश को मिला है, सबके जन कल्याणकारी है और विकास की गति जिस कदर बढ़ रही है और अब बढ़ने वाली है। बहुत ही अच्छा बजट था, संपूर्ण प्रदेश के लाभकारी बजट था, किसान से लेकर व्यापारी वर्ग सबके लिए लाभकारी था। और मैं आध्यात्मिक व्यक्ति भी हूं तो मैं तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न और धन्यवाद दूंगा सरकार को, एक अध्यात्म गुरु होने के नाते, कि उन्होंने जिस प्रकार से भाजपा की वसुंधरा सरकार थी तो उसमें पैनोरमा और कई प्रकार के अध्यात्मिक केंद्रों को जागृत करने के लिए, जीर्णोद्धार के लिए, उनको डेवलप करने के लिए, वहाँ का अध्यात्म पर्यटन को मजबूत करने के लिए बहुत से योजनाएं बनाई थी। और वह योजनाएं चलते चलते जब विपक्ष की सरकार आ गई, कांग्रेस की, बंद कर दी गई, ये सारे कामों को बंद कर दिया गया। फिर कांग्रेस ने उनको देखते हुए प्रेरित होकर कुछ कहा तो सही, लेकिन कहने के बाद भी वो काम उन्होंने पूरे नहीं किए। और अब समय आया, आदरणीय भजनलाल जी की सरकार आई और आते के साथ भी उन्होंने वापस वही सब अध्यात्म स्थलों को, मंदिरों को, सबको जीर्णोद्धार से लेकर और सारा आज कार्य वापस से शुरू हुआ है। करोड़ों की योजनाएं उन सबको डेवलप करने की, यानी ऐतिहासिक बजट है, स्वागत है, सबके लिए लाभकारी है, किसानों के लिए बहुत फायदेकारी लाभकारी है। तो आदरणीय प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से केंद्र सरकार पूरे भारत के विकास की और पूरे विश्व में भारत का नाम परचम लहराने का काम हो रहा है, उसमें आज हमारे वित्त मंत्री और आदरणीय भजनलाल जी मुख्यमंत्री महोदय की नेतृत्व में ऐतिहासिक बजट पेश किया गया, उसका स्वागत है और बहुत ही सुंदर कार्य प्रारंभ हुआ है। विकास की गति को पंख लग चुके हैं।